अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मेरा जिसे मेरी मर्ज़ी के साथ मैं हूं हिलाल नजमी। और नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में स्किन ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमने डिस्कशन की, वाइटनिंग इंजेक्शन के ऊपर भी डिस्कशन की, इसी तरह मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते रहेंगे। और जैसा कि आज भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल आसिफ जैदी साहब, मुल्क के मशहूर व मारूफ प्लास्टिक सर्जन हैं और कंसल्टेंट एमडी प्लास्टिक सर्जरी से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा से मदऊ करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी, अगर हम ये कहें कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो बहुत ही परेशानी का सामना कर रही हैं। और आज हम इसी वजह से हम इस इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम पहला सवाल करें कि अगर हम कंपैरिजन देखें और स्टेट्स की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जैसे आपने बताया कि सबसे ज़्यादा मोहलिक बीमारियों में से एक बीमारी है और अमेरिका में 1 आउट ऑफ 7 जो फीमेल्स हैं इनमें ये कैंसर की शरह है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो उससे भी ज़्यादा है, दैट इज़ 1:5, यानी कि हर 5 में से एक खातून को कुछ ना कुछ ब्रेस्ट कैंसर की अलामात या तो अंदर चल रहा है या फिर अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं या इस तरह से इनके स्टार्ट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली एक चीज़ है और जो कि पाकिस्तान में भी बढ़ रही है और अब इसको जो है मुख्तलिफ लेवल्स पे रिकग्नाइज़ भी किया जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा कि अक्टूबर का महीना हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाते हैं, तो सब लोगों को आगाही दी जाती है कि इसको आपने जल्दी रिकग्नाइज़ करना है और इसकी कितनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आगाही का एक महीना भी बाकायदा मनाया जाता है अक्टूबर का। तो अगर हम आगाही की हम बात करें तो किन लोगों को हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर, किन में ज़्यादा अलामात पाई जा सकती हैं या किस तरह से हो सकता है ये ज़्यादा? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर बहुत यंग लोगों में भी होता है। मिसाल के तौर पे 13 साल से ज़्यादा उम्र की जो लड़कियां हैं इनमें भी अलामत होती हैं जो कि ऑल्दो कम होती हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो 40 अबव होता है। तभी इसमें जो स्क्रीनिंग के सारे टूल्स वगैरह हैं वो भी ज़्यादातर एम्फेसाइज उन्हीं पे किया जाता है कि मैमोग्राफी हो गई, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया और सीटी स्कैन है, इस तरह की ये चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती हैं। और इसकी अलामात ये होती हैं कि ये पेनलेस होता है और एक गिल्टी सी महसूस हुई। अब आपको नहीं पता कि वो गिल्टी आया कैंसर है या फिर वो एक बेज़रर सी गिल्टी है, क्योंकि वो भी उम्र के साथ साथ जैसे जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है तो लोगों में पाई जाती है। अब वो लोग जो कि ज़्यादा स्मोक करते हैं, ठीक है, और अपने इर्द गिर्द में जिनके फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा ये जो हैवी मेटल्स हैं उनके जिस्म में पहुंच रहे हैं, वो चाहे कंटामिनेटेड वाटर सोर्स की वजह से, यानी कि पानी उनके पास कहीं से आ रहा है जहाँ पे मुख्तलिफ मादनियात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हैवी मेटल्स हैं वो उसमें मिल रहे हैं। मर्करी हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये वो चीज़ें। या फिर आपने देखा होगा आजकल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो फ़ोन डिस्कार्ड हो जाते हैं उनको डिस्कार्ड करने का कोई तरीका नहीं है, उन्हीं को वही कूड़े के डब्बे में डाल के जला दिया जाता है। इनमें जो बैटरीज होती हैं इनमें हैवी मेटल्स होते हैं, ये एवेपोरेट होती हैं या लीक करके ज़मीन में जाती हैं, वहीं से पानी आपकी लाइन में आता है और वही चीज़ आपके जिस्म में जाती है। ब्रेस्ट एक ऐसा टिश्यू है कि जो कि ज़्यादातर फैट का बना हुआ है और फैट के अंदर जो एक एबिलिटी होती है कि वो इनको अट्रैक्ट करती है, इन हैवी मेटल्स को, और जब इनकी ओवर टाइम जो क्वांटिटी है वो इतनी हो जाती है कि वो फिर म्यूटेशन कॉज करना शुरू करते हैं और फिर ब्रेस्ट कैंसर में डेवलपमेंट होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने आम तौर पे देखा है कि ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा देर से पता चलता है इस ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक, डायग्नोज बहुत लेट हो पाता है, तो वो क्या वजूहात हैं कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक तो क्योंकि हमारा माशरा जो है वो एक इस्लामी माशरा है, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जो कि ढकी छुपी रहती है और इस पे बात करते हुए भी लोग कतराते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे लोगों में तालीम बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस आई है, तो लोग इस छोटी सी चीज़ को भी, या छोटी सी कोई गिल्टी भी हुई है तो उसको भी अर्ली रिकग्नाइज कर लेते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि कोई भी खातून, चाहे वो उम्र के समझ लें 9 ये 18 ईयर्स में है या फिर 20s में है, 30s में, 40s में या 50s में,
ये खातून को इन खातून को किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है एट द इनिशियल स्टेजेस। आप नहाते हुए भी अपना मुआयना कर सकते हैं। इसको सेल्फ एग्जामिनेशन एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। आप अपना खुद मुआयना करते हैं और आप खुद छाती को पैल्पेट करके मुआयना करके देख सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी है, आपको रोज़ाना अपनी बॉडी के बारे में पता है कि एक चीज़ भी आगे से पीछे कहाँ पे हुई है। और अगर आपको कोई गिल्टी या ऐसी कोई चीज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ भी हो, वो कोई डिस्चार्ज हो सकता है, वो कोई हल्की सी सख्ती महसूस हो सकती है आपको, अगर ऐसा होता है तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर को जाके बताना है। यही चीज़ उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि स्मोकर्स होते हैं, वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स बहुत जल्दी आना शुरू हो गए, या वो ख़वातीन जिनकी जो पहले बच्चे की पैदाइश हुई उस टाइम पे उन खातून की एज ज़्यादा थी, या फिर वो ख़वातीन जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई। और कुछ लोगों में अगर आपने ये देखा हो कि जी जीनोम्स भी, अब जीन पे भी टेस्टिंग हो जाती है, तो BRCA1 जीन एक है, इस तरह से और भी मुख्तलिफ जीन्स हैं जो कि आप टेस्ट करके चेक करके बता सकते हैं कि इन खातून में ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, और अगर होने के चांसेस क्या हैं। ये सब चीज़ें अब नई जो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है तो हम ये सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, अभी आपने जैसे कि अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया गिल्टियाँ हो जाती हैं, और ज़्यादातर यही शिकायत होती है कि गिल्टियाँ हो गई, तो क्या यही गिल्टियाँ जो हैं वो आगे चल के कैंसर की वजह बनती है, या ये गिल्टियाँ कुछ और चीज़ है, क्या है ये? तमाम गिल्टियाँ कैंसर नहीं होती, ठीक है, और सारे कैंसर जो हैं वो गिल्टियों से नहीं शुरू होते, तो ये चीज़ ज़हन में रखने की बात है। ऑल्दो अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट के अंदर कोई ऐसी गदूद या ऐसी कोई गिल्टी टाइप चीज़ महसूस हो रही है, ठीक है, तो वो बेज़रर गिल्टी भी हो सकती है, मगर एक है वो भी ऐसी नहीं है कि जो कि पेन नहीं कर रही। नॉर्मली कैंसर जो वाली जो गिल्टियाँ होती हैं वो पेनलेस होती हैं, उनमें दर्द कम होता है, तो तभी लोग उसको डिले कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। अलबत्ता है कि वो गिल्टियाँ जो कि बेज़रर गिल्टियाँ तो ज़रूर हैं, मगर ये कि उनमें दर्द काफ़ी होता है, पीरियड्स के साथ, साइकिल के साथ आपको इसमें दर्द महसूस होता है। इसको हमारी ज़बान में फाइब्रॉइडनोमा कहते हैं। इसका इलाज सिंपल ये होता है कि आप जाते हैं और बड़े तरीके से, अगर आप बहुत अर्ली पहुंच गए हैं, टाइमली पहुंच गए हैं, तो इसका साइज़ बड़ा नहीं होता। आप छोटे साइज़ में छोटी सी गिल्टी को एक ऐसा कट लगा के कि जिसमें कोई देखने में नज़र भी ना आए, और वो आप गिल्टी को रिमूव कर देते हैं। इसी में आगे चलते चलते जैसे अब पाकिस्तान में भी अब ये हो रहा है कि हम वो जब गिल्टी रिमूव करते हैं तो उसकी हीलिंग ऐसे कराते हैं कि ना ब्रेस्ट की शेप डिस्टॉर्ट होती है, ना उसके साइज़ में कोई फ़र्क पड़ता है, और देखने में बिल्कुल नॉर्मल ब्रेस्ट की तरह नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा हम रैंडम अगर हम चलें अपने डिस्कशन में, कि अभी अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, कि जैसे अभी हमारे प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात हो रही थी कि हमने ये भी देखा है कि आजकल ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही हैं छोटे बच्चों को, और जैसे कि आपने बताया ये भी एक, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ये भी एक वजह है? बिल्कुल वजह है, और ब्रेस्ट फीडिंग के जहाँ पे इतने सारे फ़वाइद हैं वहाँ पे उसको ना कराने के फिर नुकसान भी हैं। अगर आपने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया अपने बच्चे को, तो आप अपने जो ब्रेस्ट हैं उनको आप टूवर्ड्स कैंसर की तरफ जो है मोर प्रोन कर देते हैं, यानी कि उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से जहाँ पे आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं, तो नॉट जस्ट कि आप उसको एक ग़िज़ाइयत दे रहे होते हैं, बल्कि माँ और बच्चे का आपस में ताल्लुक भी क्रिएट हो रहा होता है। इसको हम अपनी ज़बान में बॉन्डिंग या इम्प्रिंटिंग कहते हैं। तो 2 साल जैसे इस्लामिकली भी है कि जी आपने 2 साल बच्चों को फीड कराना है, मेडिकल वाइज भी यही चीज़ है कि आप बच्चे को कम से कम 2 ईयर्स फीड कराएंगे, और इससे फ़ायदा बहुत होता है कि वो खातून अब आने वाले टाइम में अगर फ़र्ज़ करें कि उनके पास जीन भी मौजूद है कैंसर की, वो अपने आप को अगर शरह को देखा जाए कि उनकी कैंसर होने की शरह क्या है, तो वो अपने चांसेस कम कर लेती हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, तो बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत अहम बात आपने बताई है, और यकीनन जो लोग सुन रहे होंगे, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जो सुन रही हैं, तो यकीनन अब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हमने बात की, जैसे उन्होंने कहा कि 2 साल तक प्लाना चाहिए, तो यकीनन यही वो वजूहत है जिसकी वजह से हमें इस्लाम भी यही बता रहा है। और बच्चों की जो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो अपने माँ बाप से या ख़ास तौर पे अपनी माँ से वो बॉन्डिंग नहीं होती कि जैसे कि पहले हुआ करती थी। खैर बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं कि कैंसर के इलाज किस हद तक मुमकिन है, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है या नहीं, या क्या रेशो है उसका? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अर्ली प्रेजेंट करें। बहुत सारे लोग जो बड़े इदारों से इसलिए खफा होते हैं कि वहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तो उन इदारों ने भी अपने कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं पेशेंट्स को लेने के या रिफ्यूज़ करने के,
और बहुत सारे लोग इस पे फिर खफा ये होते हैं कि जी हम तो लेके गए थे मगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। द रीज़न इज़ कि इदारे की जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। इसका इलाज आप सबको पता है कि बहुत महंगा इलाज है, इसको प्राइवेटली कराना आम बंदे की पहुंच से ऊपर है। अब ऐसे में अगर कोई एनजीओ या फिर कोई इदारा उसको अपने बेसिस पे कुछ ना कुछ पार्शल पेमेंट लेके भी इलाज कर रहा है, तो वो भी कोशिश करेगा कि उन लोगों का इलाज करे कि जिनके इलाज में फिर उनको फ़ायदा हो सके। मरीज़ की बात कर रहा हूँ, इदारे की बात नहीं कर रहा, कि मरीज़ को फ़ायदा हो और मरीज़ सेहतियाब होकर वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सके। अगर आप बहुत लेट प्रेजेंट करेंगे तो ऐसी सूरत में जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी कम हो जाते हैं और फिर उस मरीज़ की जो अजियत है उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो बेहतर ही जो लाया अमल है वो ये होना चाहिए और जो एम है वो ये होना चाहिए कि आपने अर्ली डिटेक्ट करना है और अर्ली डिटेक्ट यानी कि जल्दी तशखीस करने के बाद उसका जल्दी इलाज करें और बिल्कुल इलाज मुमकिन है। आजकल टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी हैं, सर्जिकली भी, रेडिएशन वाइज भी और कीमोथेरेपी के ज़रिए भी, कि इन तीनों को मिला के आप जब इलाज करते हैं तो जो ज़िंदगी आप जितनी है अल्लाह मैंने लिखी है वो तो लिखी है, मगर एक ज़िंदगी बचाना भी फ़र्ज़ है। तो आप अपना फ़र्ज़ तो पूरा करें और कोशिश करें कि आप इलाज प्रॉपर कराएं। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि ख़वातीन बड़ी फ़िक्रमंद हो जाती हैं जब अगर कोई इस तरह की सूरत हाल क्रिएट होती है, तो ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे कि कैंसर के बाद क्या छाती को निकालना ज़रूरी है या सिर्फ जो मुतासरा हिस्सा है क्या उसका ट्रीटमेंट काफ़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, एक खातून के लिए जो ब्रेस्ट है वो उनकी एक नस्वानियत का पार्ट है। ये ऐसी चीज़ है कि जो कि आपने अगर एक खातून से हटा दी या रिमूव कर दी तो वो अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करती है। ऐसा ना होने दिया जाए और कोई ऐसा तरीका डेवलप किया जाए कि जिसके ज़रिए हम उस ब्रेस्ट को, जो नॉर्मल आपका नेचुरल ब्रेस्ट है, उसको प्रिजर्व कर लें और सिर्फ कैंसर ज़्यादा टुकड़े को हम निकाल दें, तो उसको कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी। ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी एक तरह से सर्जरी ही है, मगर एक सर्जरी की भी टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स में आप जाके बहुत सेफली उस सिर्फ हिस्से को निकाल पाते हैं और ये भी उस सूरत में मुमकिन है कि अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर या कुछ केसेस में स्टेज 3 में भी आप जो है वो कैंसर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ट्रीट कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर आपने जब ब्रेस्ट कैंसर तशखीस किया उसके 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपने ऑपरेट भी कर दिया तो ज़िंदा रहने के और बाकी वापस नॉर्मल लाइफ में जाने की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर आप बिल्कुल नॉर्मल के ज़रिए के जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसी में ये ब्रेस्ट BCT इसको कहते हैं, वो काम में आती है। और ये अगर आप सही टाइम पे करवा लें तो फ़ायदा ये होता है कि जी ब्रेस्ट की शेप भी डिस्टॉर्ट नहीं होती और वो देखने में भी सही लगते हैं और वो बाकी मुख्तलिफ काम भी कर सकती है उससे। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बेबी जब हुआ उसका तो ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकेगी, बजाय इसके कि आप पूरा ब्रेस्ट रिमूव करें, आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड केसेस में ये किया जाता है मगर बहुत एडवांस केसेस में पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये कैंसर जो है वो मज़ीद जिस्म के हिस्सों में भी फैल सकता है क्या? कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी किस्म का जो एडवांस एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं ये लोकली एडवांस कैंसर भी कहलाते हैं और इनमें ऐसी टाइप्स भी होती हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो वो ना कि सिर्फ लंग्स में, ब्रेन के अंदर, हड्डियों में और लिवर के अंदर भी फैल सकती हैं। तो अगर आपने इसको सही तशखीस नहीं किया तो ये बड़े आराम से मुख्तलिफ जगहों पे फैल सकता है और जितना फैला हुआ ब्रेस्ट कैंसर को इलाज करना मुश्किल होता है समझ लें उतना ही आसान जो है एक ऐसा कैंसर जो कि सिर्फ अभी ब्रेस्ट में मौजूद है, इतना फ़र्क है। तो अगर आपने अर्ली डिटेक्ट किया तो आप उसको बहुत आराम से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली सब जगह फैले हुए कैंसर को फिर ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हम बात ज़्यादातर करते हैं सिर्फ ख़वातीन की कि ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक अगर जब जिक्र होता है तो सिर्फ ख़वातीन का, तो क्या मर्दों में भी कोई कोई एलिमेंट है कि मर्दों में भी कोई ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऑल्दो मेल्स के अंदर एज सच ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती नहीं, मगर निपल और जो वो एरिया है जो कि आपका मसल के आगे है वो तकरीबन वैसा ही है। इसमें फ़ैट इतना नहीं है, इसमें ब्रेस्ट इतना नहीं है, टिश्यू नहीं है, मगर यहाँ पे भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो फीमेल से कम होते हैं मगर ये कि बिल्कुल ज़रूर होते हैं। आपने कुछ ऐसे मेल पेशेंट भी देखे जिनको ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, अब वो गायनेकोमेस्टिया जैसी है या बहुत ही रुडिमेंट्री यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस जैसे ब्रेस्ट उनके बने हुए, वो कुछ दवाइयों से हो गए या कुछ खुराक की वजह से हो गए या फिर हार्मोनल डेवलपमेंट की वजह से उनके ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, उनमें ये चांसेस होते हैं।
कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है उनको, मगर फिर भी वो चांसेस फीमेल से कम होते हैं। ऐसे लोग अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोग अगर ये जो हैवी मेटल्स उनकी बॉडी में जैसे आ रहे हैं, इन सब चीज़ों का एहतियात नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनमें भी बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जो मेल ब्रेस्ट में अगर इस तरह की कोई चीज़ है, या अगर अभी डेवलप नहीं हुई और आपको लगता है कि जी ब्रेस्ट जैसी कोई चीज़ डेवलप हो रही है, तो उसको बेहतर है कि बंदा लाइपोसक्शन के ज़रिए रिमूव करवा दे, बजाय इसके कि उसको बहुत ज़्यादा बड़ा होने दे। तो कैंसर तो बाद की बात आती है, मगर उससे पहले अगर आपको मेल्स के अंदर ब्रेस्ट जैसी डेवलपमेंट महसूस हो रही है, जिसको हमारी ज़बान में गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। बहुत ही पेनलेस सा प्रोसीजर होता है, और अच्छी बात यह कि ये जागते में भी किया जा सकता है, और बिल्कुल 5 मिलीमीटर जितने छोटे इंसिजन के ज़रिए आप इसको जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी उसको आप निकाल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और वापस से बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल मेल होते हैं वैसा चेस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी गुफ्तगू में आपने कीमोथेरेपी का वर्ड यूज़ किया था। अगर हम बात करें तो क्या कीमोथेरेपी कहाँ ज़रूरी है, और क्या नुकसानात भी हैं इसके कोई? देखिए, जो कीमियाई तरीके या कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स हैं, ये वक्तन फ़वक्तन इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं कि इसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट आ रही है। और डेवलपमेंट किस उसमें आ रही है? डेवलपमेंट आ रही है कि इसके अब जो नई ड्रग्स आ रही हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हों, उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हों, और वो कैंसर को अच्छे से कंट्रोल कर सके। कीमोथेरेपी उन कैंसर्स के लिए ज़रूरी होती है जो कि 4 सेंटीमीटर से बड़े हों, जिनमें आपको या तो बगल के अंदर जो है गिल्टियाँ महसूस हो रही हों, या फिर उसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर वो इस ब्रेस्ट से आगे बढ़ी हुई हो। उन केसेस में कीमोथेरेपी बहुत कारगर साबित होती है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी अपनी जगह पे हैं, जैसे बाल गिरना, ठीक है, जैसे जिस्म में बिल्कुल तवानाई का ऐसा महसूस होना कि ना होना, बार बार सर चकराना, उल्टियाँ, ये सब चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मगर वही जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो लेटेस्ट ड्रग्स आ रही हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत कम है, ऑल्दो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिव कॉस्ट है जो सर्जरी की कॉस्ट है, और कुछ एरियाज़ में तो जहाँ पे कीमोथेरेपी उससे भी ऊपर चली जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अगर कीमोथेरेपी लग रही है तो वो आपके कैंसर के लिए होनी चाहिए, और ये कि आप अगर उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो उससे आपको फ़ायदा बहुत होता है कि आइंदा आने वाले कैंसर की शरह कम हो जाती है, और चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जो है ना, आप रिस्क फ्री रह सकते हैं। आपका जो 5 साल ज़िंदा रहने की शरह है, ये हमारे इसमें कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट कहलाता है, वो बढ़ जाता है। और ये भी वही जैसे पहली वाली बात की कि अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर भी। ठीक है। अब अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं, कीमोथेरेपी की भी हमने बात की, अगर हम बात करें रेडिएशन की, क्योंकि कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें रेडिएशन भी ज़ाहिर सी बात है, हमने देखा है कि वो ज़रूरी हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो क्या फ़ायदे, क्या नुकसानात, क्या कहेंगे रेडिएशन से मुतालिक? जो रेडिएशन या शुआओं के ज़रिए जो ट्रीटमेंट होता है वो उन कैंसर्स के लिए होता है जिनकी जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या फिर आपने जब एक दफ़ा रिमूव कर दिया, कैंसर रिमूव करने के बाद आपको लगता है कि जी अब माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे कुछ सेल्स रह गए हैं पीछे जो कि देखने में नज़र नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है, एक प्लास्टिक सर्जन या ब्रेस्ट सर्जन जो है वो वही निकाल सकता है जो उसको नज़र आ रहा है। वो चीज़ें जो कि अब उसको नज़र ही नहीं आ रही, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्पिलेज है, जाहिर सी बात है कैंसर एक सेलुलर लेवल पे है, और वो उन चीज़ों को साफ़ करने के लिए आप रेडिएशन का सहारा लेते हैं। और रेडिएशन जब लगती है तो लगने से फ़ायदा ये होता है कि जी आपके ये जो माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स होते हैं ये सब क्लियर हो जाते हैं। और जहाँ पे नुकसान है वो बिल्कुल है कि पहले ये होता था कि जी पूरे रीजन को आप रेडिएट करते थे, तो उससे ना कि सिर्फ ब्रेस्ट वाला एरिया या जो कैंसर ज़्यादा एरिया वो मुतासर होता था, बल्कि जो नॉर्मल टिश्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी नुकसानात बर्दाश्त करता था। अलबत्ता अब एडवांसेस ऐसे हो गए हैं कि कौन बीम रेडिएशन आ चुकी है, एक बहुत ही सिलेक्टेड किस्म की रेडिएशन आ गई है जो कि सिर्फ उसी एरिया को रेडिएट करती है, उसी टिश्यू को रेडिएट करती है ताकि इर्द गिर्द स्पिलेज नहीं होता। और फ़ायदा ये होता है कि आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जैसा कि आपने बताया था कि बाज़ स्टेजेस ऐसी होती हैं कि ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ जाता है, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए उस जगह को उसको रीशेप किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए जो रिमूवेबल टिश्यू है उसको आपने दूसरे साइड का ब्रेस्ट का वॉल्यूम देखा, उसकी शेप देखी, और उसी तरह से आपने आप ही के जिस्म से एक टिश्यू का पार्ट लिया और उसको वहाँ पे ले जाके रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। इसको हमारी ज़बान में फ्री फ्लैप्स भी कहलाते हैं।
इसको हम मुख्तलिफ जिस्म में मसल्स या सॉफ्ट टिश्यू के ज़रिए भी हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इवन उस पर अगर निपल नहीं है तो निपल जैसी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जो कि देखने में निपल जैसा तो लगेगा, और उसका कलर कोडिंग भी हम वापस से उसकी ऐसी कर सकते हैं कि वो देखने में निपल नज़र आए। और मतलब आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको देखने में फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि कौन सा ब्रेस्ट असल है और कौन सा नहीं है, क्योंकि इतना करीब करीब हम जो है वो प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। इसी में जैसे हमने पहले बात की कि जो फाइब्रोएडेनोमा या बहुत बड़ी गिल्टियाँ बन जाती हैं जो कि आगे चल के अगर किसी में कैंसर बनती है, तो अगर आप वो रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद भी आपके पास ऐसे तरीके होते हैं कि आप उस ब्रेस्ट की शेप को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल जैसे रह सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा तरीक़ा कि ख़वातीन के लिए, अगर हम ख़ास तौर पे ख़वातीन का ही ज़्यादा मामला है, कि पहले से वो अपना कोई ऐसा टेस्ट या कोई ऐसी अपनी ट्रीटमेंट या कोई ऐसे मालूम कर सकें कि क्या उनमें आने वाले वक्त में कोई ब्रेस्ट कैंसर के कोई इम्कानात तो नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़, कोई ट्रीटमेंट या कोई टेस्ट है ऐसा कोई, जैसा कि अब हमने सुना भी है कि आमतौर पे बाहर जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पहले से अपना टेस्ट वगैरह करा लेती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि भाई आगे चल के वो उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ जीन्स ऐसी हैं जिनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो जो चांसेस ऑफ कैंसर है वो तकरीबन समझ लें कि 60% से 86% तक होता है। और फिर यही जो कैंसर सप्रेसर जीन्स है, यानी कि जो जीन्स पहले से अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी थी जो कि कैंसर के सेल्स को बढ़ने नहीं देती, उन्हीं में अगर कोई ख़राबी हो जाए तो फिर अब जब ख़राबी हो गई तो लाजमी सी बात है कि अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी घर में 3-4 फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, ठीक है, आपके क्लोज रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो लाजमी सी बात है वही जीन्स आपके पास भी आई हुई हैं। इनमें BRCA1 जीन, BRCA2 जीन, इस तरह से और आपके पास जीन्स होती हैं जो कि ये अगर आप चेक करवा लें, ठीक है, अपने जीनोम में, तो वो उसमें आपको पता लग जाता है कि जी ये चीज़ आपके अंदर आगे आने वाले टाइम में हो सकती है। इसी तरह से वो ख़वातीन कि जिनको बहुत अर्ली एज में पीरियड्स आ गए, ठीक है, या फिर जिनकी पहली जब बच्चे की पैदाइश हुई तब उनमें उनकी अपनी एज ज़्यादा थी, 40 अबव थी फॉर एग्जांपल, और उनमें फैमिली हिस्ट्री भी है ब्रेस्ट कैंसर की, और जब उन्होंने ये चेक करवाई जीन्स तो उसमें भी पता लग गया, तो ना कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का चांस होता है, ओवेरियन कैंसर का चांस भी होता है। ऑल्दो आप ये करवा सकते हैं कि आपने ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले ही दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए और इसकी जगह पे आपने रिकन्स्ट्रक्ट भी करा लिया, तो एक मेंटल पीस ये होता है कि जी अगर मेरे घर में तकरीबन सभी को अब ब्रेस्ट कैंसर होने लगा है तो अब मैं तो उससे बच जाऊंगी। तो ये बहुत एक समझ लें एक इंटेलिजेंट वे है कि ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड करने का और अपनी आगे वाली ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहने के लिए। जब आप अपनी फैमिली को पूरा कर चुके हों, मतलब आपने कंप्लीट फैमिली कर ली, आपने बच्चे पैदा कर लिए, अब आपको लगता है कि अभी तक आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है और आपके पास ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अपनी जगह मौजूद हैं और आपको एक हाई रिस्क ग्रुप में डालते हैं, तो ऐसे केसेस में आप ये प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी करवा सकते हैं। इसी तरह से वो लोग अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, एडवांसेस हुई और अब ब्रेस्ट कैंसर को लोकलाइज करने के तरीके भी जो है वो अब ऐसे हो गए हैं कि जिसमें अगर आप देखें तो स्टीरियोटैक्टिक लोकलाइजेशन वो हम भी करते हैं। वो ऐसे कि जी जब अभी ब्रेस्ट कैंसर शुरू हुआ है और आपको पता है कि ये जी इस एरिया में ब्रेस्ट कैंसर है, आपने वहाँ पे क्लिप्स या वायर लोकलाइज कर दिया और वायर डाल के छोड़ दी और फिर आपने उसको कीमो रेडिएट किया और कीमो और रेडिएशन से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया कैंसर, देखने में नज़र नहीं आ रहा, मगर आपके जहन में है और मरीज़ को भी पता है कि जी यहाँ पे अभी देखने में तो मैमोग्राफी में तो नहीं आ रहा, मगर बाद में कभी क्या पता बन जाए। तो हम क्या करते हैं कि वो जहाँ से हमने स्टीरियोटैक्टिक लोकलाइजेशन की हुई है उस एरिया को जाके निकाल देते हैं और मरीज़ का ये वाला जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का वो भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल आसिफ जैदी साहब। नाज़रीन, हम बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर जो कि बड़ी तेज़ी से फैल भी रहा है, ना सिर्फ दीगर ममालिक में बल्कि पाकिस्तान में भी, और जिसको लेके जो है ख़वातीन बहुत फ़िक्रमंद भी हैं। तो जैसा कि हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं और आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम अहम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप अपना फ़ीडबैक दें। कोई भी आप बात करना चाहें डॉक्टर साहब से, अपना कोई मशवरा करना चाहें या किसी मसले के ऊपर बात करना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक का पेज हमने मेंशन किया हुआ है।
तो हमें अपनी राय से आगाह करते रहें, इनबॉक्स करते रहें, राब्ते में रहें, और जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।